हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी सही होंगे। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए लाइव। ओके, सभी एक बार साउंड बताइए, क्लियर है क्या बेटा। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम टॉप 25 जीके, जीएसके और स्टैटिक के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है आपकी ये एमटीएस 2023 के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, और ये इम्पोर्टेंट है 2024 एमटीएस के लिए, सीजीएल यानी अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंडक्टेड बाय एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आप में। ठीक है, तो सेट नंबर हमारा जो 11 है, यानी 11वीं शिफ्ट है ये, 8 मई 2023 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु केलुचरण महापात्र जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, याद रखियो, 1995 में हुई थी। ठीक है, याद रखियो, कब हुई थी बेटा? 1995 में हुई थी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, तो गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए। ठीक है, याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसी के लिए जाना जाता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका को भारत से जो अलग करती है वो पाक जल संधि करती है। ठीक है, याद रखना, श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। ठीक है, तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जल संधि करती है, पाक स्ट्रेट। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था बेटा? गौतमी पुत्र था। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, याद रखना। और सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। कौन सा आर्टिकल है? 26 है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल 26 है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ओके, तो आर्टिकल 26 इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट अगेन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 26 देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कार्यों को जो है इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। ठीक है, आपकी इससे पहले भी जो है 10 क्लास आ चुकी है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को देखिए प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, फेज 11 की भी हमने क्लास को अपलोड कर रखा है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है बेटा? गोदावरी का। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक की तरियाबंक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तरियाबंक पहाड़ी से निकलती है। तो आपका गोदावरी जो है, गोदावरी आपका जो है कहाँ पर है? गोदावरी आपका जो है नासिक जो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, याद रखियो, नासिक गोदावरी नदी पर है, याद रखना। और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं।
इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी है। देखो गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण गंगा, साउथ गंगा, क्योंकि हरिद्वार वाली जो गंगा है इस पे भी आपका कुंभ का मेला लगता है और गोदावरी नदी पर भी कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की जो गंगा है वो हम कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सेरिकल्चर, निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। जो रेशम के कीट होते हैं उनका जो वाणिज्यिक पालन होता है उनको कहते हैं। तो सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीटों का पालन ही सेरिकल्चर है आपका। सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीटों का जो पालन है वो आपका सेरिकल्चर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सैकरीन, ठीक है। कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? उसका नाम है सैकरीन। क्या है बेटा? सैकरीन। सैकरीन नाम आपने सुनी होगी। भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ठीक है। बीके दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त। यहाँ पर बीके दत्त का मतलब क्या है? बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या फेंका था बेटा? बम फेंका था। क्या फेंका था? बम फेंका था, ठीक है, याद रखना। क्या फेंका था? बम फेंका था, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको पता ही है 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। लाहौर रावी नदी के तट पर है, याद रखना, लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का। ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात है, जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरियाणा का है। कितना है? प्रति 1000 पे 843 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका है? प्रति 1000 पे 1085 के करीब है, 83-85 के करीब है। किसका? केरल का, केरल का, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूरे भारत का क्या है? ऑल इंडिया का क्या है? प्रति 1000 पे, प्रति 1000 पुरुष पे 943 लड़कियां, महिलाएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11 खिलाड़ी। एक जो फुटबॉल टीम है उसमें कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं बेटा? 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11, ठीक है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही है फीफा जो है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो होता है वो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप है और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। फीफा जो है, फीफा ये फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है फीफा, ठीक है। आपको पता है संतोष ट्रॉफी का संबंध भी इससे ही है, ठीक है। तो जितने भी ट्रॉफी व्रॉफी सी जो है ना फुटबॉल से संबंधित है वो देख लेना, हॉकी से संबंधित और क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है आपके एग्जाम में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है बेटा? फेफड़े। कौन सा होता है? फेफड़े। कौन सा होता है? फेफड़े। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े। फेफड़े होते हैं फेफड़े। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े इंपॉर्टेंट है। फेफड़े को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है बेटा? टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो फेफड़ों को जो है टीबी प्रभावित करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। भारत का जो संविधान है उसकी जो शक्ति है उसकी व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है और उच्च न्यायालय का 213 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से? कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया जो है वहाँ का सर्प नृत्य है। कैसा नृत्य है बेटा? सर्प नृत्य है, यानी सांपों का नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कालबेलिया का संबंध किस राज्य से है तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा राजस्थान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए, कालबेलिया नेक्स्ट। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास।
2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास थे। किसके पास थे? ए आर रहमान के पास। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास में। ठीक है, याद रखियो। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी। कौन सा बेटा? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी है। ठीक है, जो आपकी चांदी है ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और चांदी के तार हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि चांदी महंगी होती है, इसलिए चोर इनको लूट के ले जाएंगे, इसलिए ज़्यादातर जो हमारे तार होते हैं वो एल्यूमिनियम से मिलके बनते हैं। याद रखिए इस बात को भी आप। ठीक है, चलिए, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? गुवाहाटी में। तो अम्बुबाची मेला जो है असम में लगता है, और ये जो मेला लगता है ना असम में फ़िलहाल लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर एक माता है जिसका नाम है माँ देवी कामाख्या। कामाख्या। ठीक है, तो माता जब अपने बाल्यकाल में होती है, जब उनको पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूप वहाँ पर माता का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शक्तिशाली माता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद रखियो। तो इस दौरान किसी भी लड़की को, यानी जो मासिक धर्म होता है उसका पीरियड्स होते हैं, इस दौरान किसी भी कुंवारी लड़की को जो है वहाँ पर जाने नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अम्बुबाची मेले का संबंध जो है असम से है, और असम में आपका माँ कामाख्या देवी का मंदिर भी है, याद रखियो। ठीक है, और असम के कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम जो स्टेट है आपका, इसकी राजधानी बेटा दिसपुर। क्या है? दिसपुर। याद रखियो, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय वो गुवाहाटी में है, याद रखियो। ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एक्साइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एक्साइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखियो। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था। कब किया था? ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था 1219 में। ठीक है, याद रखियो। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका संबंध झारखंड से है, याद रखियो। तो किस भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, भारत में सन 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे पहले सेट में बताया था मैंने, ये जो सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित हुई थी, बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल यानी कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन सती प्रथा को जो है 1830 में प्रतिबंधित किया गया था मद्रास में और बम्बई में, मद्रास एंड बम्बई में। ठीक है, याद रखियो। तो सती प्रथा को ख़त्म करने में जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय जो थे, ठीक है, इनकी सहायता किसने की थी? विलियम बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने की थी, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, ये भी आप याद रखना। इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर सेकेंड ने दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट जो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले हमने फेज़ 11 के जो है 12 शिफ्ट के पेपर को देखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फेज़ 11 के पेपर को भी देख ले। ओके, फेज़ 11 के पेपर को भी देख ले। और एमटीएस की आपकी इससे पहले 10 क्लास आ चुकी है, वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए। तो भारत में सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में समर्थन देना। स्टैंड अप, ठीक है, याद रखियो। ओके, एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। 1568 में जब चित्तौड़ पे अकबर का कब्जा हो गया था, तो राणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना करी थी बेटा? उदयपुर की। ठीक है, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना करी थी, याद रखियो। तो अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर के सारे क्वेश्चन लगभग आपको पता ही है। आई रिपीट अगेन, मोटे मोटे तौर पर। नंबर 1, अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद इसने 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, और 1579 में इसने जो है मजहर की घोषणा करी।
और 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और 1606 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी। और 1601 की जो विजय थी असीरगढ़ के असीरगढ़ का जो किला जीता था इन्होंने, वो इसकी अंतिम विजय थी। ठीक है, इसका जो गेट था इसने सोने की चाबी से खोला था, याद रखें इस बात को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में। ओके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना तो 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे हमारी संसद होती है, ठीक है, तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में बेटा। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष उम्र, और लोकसभा का सदस्य 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति की जो उम्र है 35 साल होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटी होती है वो राज्यसभा लोकसभा में बनने की होती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो केवल और केवल लोकसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? लोकसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य राज्यसभा से भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के अंदर जो योग्यता होती है वो राज्यसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपका सेट नंबर 11 हमने कवर कर लिया। क्लास नंबर 11वीं है। टॉप 25 क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट के साथ में हमने कवर करे हैं। तो यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें। थैंक यू।